Hello everyone. Today we will discuss about exercises of chapter 2. Keep the curiosity alive. Various parts of a cell are given below. Write them in an appropriate place in the following diagram. यहाँ पे कुछ सेल के पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको जहाँ पे उसकी जगह है वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ है तो चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल में होती हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल में और कुछ प्लांट सेल में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में ही होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो कुछ चीज़ें एनिमल सेल में होती हैं, कुछ प्लांट सेल में, कुछ बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होगा? एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। सेकंड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तीनों में ही पाया जाएगा। ठीक है, 2 एंड 5 एंड 4, इसका मतलब कि ये जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल तीनों के अंदर ही साइटोप्लाज्म है। थर्ड नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट सेल में। फोर्थ नंबर पे सेल वॉल। सेल वॉल पाई जाएगी प्लांट सेल में। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी तीनों में ही। न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड पाया जाएगा ओनली इन बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये 4 नंबर यहाँ पे आएगा। अब आगे है आनंदी टुक 2 test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached 2 incomplete inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup in a warm place away from sunlight. आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले रखी है और उसके ऊपर ए और बी मार्क कर दिया है, और दोनों में उसने शुगर सॉल्यूशन डाला है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर उसने यीस्ट भी डाला है इस वाली टेस्ट ट्यूब में। अब उसके मुंह पे, दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह पे उसने एक बलून लगा दिया है और उसको गर्म जगह पे रख दिया सूरज की रोशनी से दूर। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 डेज? 3-4 दिन के बाद आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं क्या होगा? शी ऑब्जर्व दैट द बलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड। व्हाट कैन बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? उसने देखा कि जो टेस्ट ट्यूब बी के ऊपर बलून लगा हुआ है वो फूला हुआ है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन है ऑप्शन सी, ईस्ट प्रोड्यूस्ड अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। जो ईस्ट डाला था हमने टेस्ट ट्यूब बी में, उसने एक ऐसी गैस निकाली है जो कि बलून को फुला देती है। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find out? अब उसने क्या किया कि जो टेस्ट ट्यूब बी के ऊपर वो लगा हुआ था बलून, उसको उसने बहुत सावधानी से हटाया, इस तरीके से हटाया कि उसके अंदर की गैस रिलीज ना हो पाए। और फिर उसने एक टेस्ट ट्यूब ली जो कि 1/4 तक चूने के पानी से भरी हुई थी। उसके ऊपर उसने वो बलून लगा दिया, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपको क्या लगता है कि वो क्या पता लगाना चाहती है? शी वॉन्ट्स टू टेस्ट वेदर द गैस प्रोड्यूस्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड। वो ये पता लगाना चाहती है कि जो गैस बनी है टेस्ट ट्यूब बी में वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अगर चूने का पानी सफेद हो जाता है तो इसका मतलब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि चूने के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो कि सफेद रंग का होता है। A farmer was planting wheat crops in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops. एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल लगाता है और वो अपने खेत में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स डालता है जिससे कि मिट्टी अच्छी हो जाए और उसकी फसल अच्छी हो। इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन क्रॉप्स बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू गेट हेल्दी क्रॉप्स। पास वाले खेत में जो किसान ने लगाई थी फसल, वो एक बीन की फसल थी। ठीक है, कोई फली थी जो उगाई थी, लेकिन उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को नहीं ऐड किया अपनी मिट्टी में। तो कैन यू थिंक ऑफ द रीजन? आप इसका क्या कारण समझते हैं? बीन्स आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स दैट फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट नोड्यूल्स। बीन जो है लेग्यूमिनस क्रॉप है जिसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम बैक्टीरिया से, जो कि उसकी जड़ों में रहता है। These bacteria fix nitrogen from atmosphere into the soil, providing a natural source of nitrogen. और ये बैक्टीरिया जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन होती है उसको ऐसी नाइट्रोजन में बदल देता है जो कि पौधे अपने अंदर ले सकें। Therefore, the second farmer does not need to add nitrogen rich fertilizer. तो इसलिए उसको अपने खेतों में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। Next, Snehal dug 2 pits A and B in her garden. In pit A, she put fruit and vegetable peel and mixed it with dried leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. What is she trying to test? स्नेहल ने 2 गड्ढे किए, एक का नाम ए और एक का नाम बी।
ठीक है, ए के अंदर उसने सब्जियों के और फलों के छिलके डाले और साथ ही कुछ सूखी पत्तियाँ भी डाली। और जो पिट बी था उसके अंदर उसने इसी तरीके का कचरा डाला लेकिन उसमें पत्तियाँ नहीं डाली। उसके बाद उसने उसको गड्ढों को कवर कर दिया और 3 हफ्ते के बाद उसको ऑब्जर्व किया। आपको क्या लगता है कि वो क्या पता लगाना चाहती थी? शी इज़ ट्राइंग टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपोस्टिंग। वो कंपोस्टिंग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है उसका पता लगाना चाहती थी। इन पिट ए द मिक्सचर ऑफ ग्रीन वेस्ट एंड ड्राई लीव्स प्रोवाइड द करेक्ट कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस नीडेड फॉर डीकम्पोजिशन। जो पिट ए है उसके अंदर एक तो ग्रीन वेस्ट जो कि हमारे घरों से छिलके निकलते फल और सब्जियों के वो और सूखी पत्तियाँ दोनों मिलके कार्बन और नाइट्रोजन का एक बैलेंस बनाती है जो कि किसी भी चीज़ को गलाने में सड़ाने में काम आता है। इन पिट बी lacks this balance and will decompose more slowly and may smell. This experiment shows that decomposing agent like microorganisms work better when both carbon rich and nitrogen rich material are present. जो पिट बी है उसके अंदर जो है वो जल्दी से खराब वो मिट्टी में मिलेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा जो कुछ भी हमने उसमें डाला था और उसमें स्मेल भी आ सकती है। तो इससे ये पता लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से काम करने के लिए अच्छे से ग्रो करने के लिए कार्बन रिच एनवायरनमेंट भी चाहिए और नाइट्रोजन रिच एनवायरनमेंट भी उसमें होना चाहिए। Identify the following microorganism. I live in every kind of environment and inside your gut. Bacteria. I make bread and cakes soft and fluffy. Yeast. I live in roots of pulse crops and provide nutrients for their growth. Rhizobium. अच्छा अभी है devise an experiment to test that microorganisms need optimal temperature, air and moisture for their growth. एक आपको एक्सपेरिमेंट डिवाइस करना है जिससे कि ये पता चल जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर भी चाहिए, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। तो हमने 3 पीस ले लिए ब्रेड के। स्लाइस ए उसको हम रखेंगे वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में नियर सिंक, किचन के सिंक के पास। फिर स्लाइस बी ड्राई एनवायरनमेंट रखेंगे सील्ड कंटेनर में। फिर स्लाइस सी कोल्ड एनवायरनमेंट में जो कि रेफ्रिजरेटर में मिल सकता है वहाँ रख देंगे। 3 ब्रेड के पीस लेके अलग अलग जगहों पर रख दिया। आफ्टर 3 डे ऑब्जर्व स्लाइस ए विल हैव मैक्सिमम माइक्रोबियल फंगल ग्रोथ। 3 दिन के बाद आप देखेंगे जो स्लाइस ए है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ दिखाई देगी आपको। कंक्लूजन इससे ही निकला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो बेस्ट व्हेन टेम्परेचर मॉइस्चर एंड एयर आर ऑप्टिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी ग्रो करते हैं जब टेम्परेचर भी उनके हिसाब से सही हो, मॉइस्चर भी और एयर भी। क्वेश्चन 7 take 2 slices of bread, place one slice in a plate near the sink, place the other slice in refrigerator, compare after 3 days, note your observation, give reason for your observation। 2 ब्रेड की स्लाइसेस लेनी है, एक को सिंक के पास रख देना है और एक को रेफ्रिजरेटर में और 3 दिन के बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। तो bread slice near the sink will show fungal growth, mold. Slices in the refrigerator will likely have no or slower growth. जो स्लाइस ए है उसके अंदर तो फंगल ग्रोथ देखने को मिलेगी जो हमने सिंक के पास रखा था, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर में रखा था उसके ऊपर या तो बहुत कम ग्रोथ हुई होगी या फिर कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो इसका रीजन ये है कि वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन नियर द सिंक प्रोमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, कोल्ड टेम्परेचर्स इन द रेफ्रिजरेटर इनहिबिट इट। जो गर्म और नमी वाली जगह होती है सिंक के पास में वो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करती है, जबकि जो ठंडी जगह होती है रेफ्रिजरेटर वहाँ पे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। A student observed that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be two possible explanation for this observation? एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि दही को अगर हम एक दिन के लिए बाहर छोड़ दें तो वो ज़्यादा खट्टी हो जाती है। इसका क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म lactic acid bacteria continue to grow and multiply producing more lactic acid which make the curd more sour। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो वो क्या करता है ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है। अगर हम उसको बाहर रखेंगे फ्रीज के बाहर रखेंगे तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिसमें वो अच्छे से ग्रो करेगा और इसकी वजह से जो दही है वो खट्टी और ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। वार्मर टेम्परेचर स्पीड्स अप बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीजिंग एसिड प्रोडक्शन एंड सारनेस। जो गर्म तापमान होता है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को तेज़ कर देता है जिससे कि उनका एसिड प्रोडक्शन तेज़ हो जाता है और दही में खटास बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15 and answer the following question. What happens to the sugar solution in flask A? What do you observe in test tube B after 4 hours? Why do you think this happened? एक सेटअप बनाया हुआ है तो ए वाला जो फ्लास्क है उसमें रखा है वार्म शुगर सॉल्यूशन और ईस्ट मिला के और दूसरी साइड है लाइम वाटर एक टेस्ट ट्यूब में। तो व्हाट हैपेंस टू शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए में जो शुगर सॉल्यूशन है उसको क्या हुआ होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स? 4 घंटे बाद आप टेस्ट ट्यूब बी में क्या ऑब्जर्व करेंगे? Why do you think this happened? ऐसा क्यों हुआ होगा? What would happen if yeast was not added in flask A? अगर फ्लास्क A में yeast ना मिलाएं तो क्या होगा? तो इसका आंसर है the yeast ferments the sugar in warm solution producing carbon dioxide gas and a small amount of alcohol। जो हमने फ्लास्क में शुगर सॉल्यूशन और उसमें ईस्ट डाल के रखा था तो उसमें थोड़े से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल बनेगा।
Lime water in test tube B turns milky. This happens because carbon dioxide produced in flask A travels through the delivery tube into flask B and reacts with lime water, confirming the presence of carbon dioxide. जो टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर रखा हुआ है वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो फ्लास्क ए के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो डिलीवरी ट्यूब के जरिए फ्लास्क बी में पहुंच जाएगी और वहां के चूने के पानी से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। Fermentation would not occur, so no carbon dioxide would be produced. As a result, lime water would remain clear in test tube B. अगर हम फ्लास्क में ईस्ट न डालें तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी और इस वजह से जो लाइम वाटर हमने टेस्ट ट्यूब बी में रखा है वो क्लियर रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज यहीं पे फिनिश होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।